दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं उसको लिखा है इंग्लिश बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट जिसका नाम है एस.टी. कॉलरिज ने, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इस पोएम का टाइटल है कुबला खान और इसका कंप्लीट टाइटल है कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट। दोस्तों फ्रैगमेंट मीन्स होता है एक टुकड़ा, यानी कि इन्होंने अपने स्वप्न में एक दृश्य देखा, उसका हाफ पार्ट, आधा टुकड़ा इन्होंने इस पूरे पोएम में लिखा है। अगर इस पोएम की बात करें तो सैमुअल टेलर कॉलरिज लिखते हैं कि इस पोएम को उन्होंने 1797 में लिखा था, ठीक है। और इन्होंने उस समय लिखा था जब ये ओपियम क्या होता है, अफीम, इन्होंने अफीम का नशा किया और जिसकी वजह से इनको नींद आ गई, तो इन्होंने अपने सपने में कुबला खान से रिलेटेड एक दृश्य देखा, क्योंकि इन्होंने नशा करने से कुछ समय पहले ही कुबला खान के बारे में कुछ पढ़ा था। कुबला खान थे कौन? मंगोलिया के बहुत ही फेमस शासक रहे कुबला खान, जो जिनके दादा थे चंगेज़ खान, ठीक है। तो उन्होंने इनके बारे में लिखा है। इस पूरे पोएम में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कुबला खान एक महल बनवाना चाहते हैं, उस महल के किनारे की सीनिक ब्यूटी क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो इस पूरे पोएम में हम यही समझने वाले और पढ़ने वाले हैं। इस पोएम की अगर बात करें तो इसमें लाइन है कुल 54 और इसके जो मीटर हैं वो है आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक पेंटामीटर। इसमें जो राइम स्कीम है वो कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलती है ABB, AACC, और कहीं कहीं पे हमको कपलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। थीम्स की बात करें तो इस पूरे पोएम में थीम्स हैं प्लीजर एंड वायलेंस, क्रिएटिविटी एंड रीज़न और द लिमिट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सैमुअल टेलर कॉलरिज या एस.टी. कॉलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 को ऑटरी, सेंट मैरी डेवोन, इंग्लैंड में हुआ था और इनका देहांत 25 जुलाई 1834 को, जब ये 61 ईयर्स के थे, हाईगेट, मिडलसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। और ये लिटरेरी मूवमेंट्स किससे रिलेटेड था? इनका लिटरेरी मूवमेंट वो था रोमांटिसिज्म। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल कन्वर्सेशन पोएम्स और बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये तो थी बहुत ही शॉर्ट सी बायोग्राफी अपने पोएट के बारे में। अब चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं। दोस्तों पोएम की शुरुआत करते हुए एस.टी. कॉलरिज लिखते हैं, इन ज़ैनडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लीजर डूम डिक्री, यानी कि ज़ैनडू नाम की एक जगह पर कुबला खान ने अपने लिए स्टेटली प्लीजर, अपने खुद की प्रसन्नता के लिए एक डूम यानी गुंबदनुमा एक महल बनाने का आदेश दिया। कहाँ पर? वेयर आल्फ द सैक्रेड रिवर रेन थ्रू कैवर्न्स मीजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी। कहाँ पर? वेयर आल्फ, जहाँ पर आल्फ नदी, द सैक्रेड रिवर, जो कि एक पवित्र नदी है, रैन थ्रू कैवर्न्स मीजरलेस टू मैन, जहाँ पर आल्फ नामक एक पवित्र नदी उन सीरीज ऑफ केव्स यानी ढेर सारी गुफाओं, गहरे गुफाओं के थ्रू बहती है, गहरे गुफाओं की तरफ से बहती है। और वो गहरी गुफाएं कैसी हैं? मीजरलेस टू मैन, जो एक मैन के, जो आदमी के, जो एक मनुष्य के पहुँच से बहुत बाहर है, वहाँ पर बहती है और बहती हुई डाउन टू अ सनलेस सी, बहती हुई एक ऐसी जगह पर पहुँचती है, ऐसे समुद्र में पहुँच जाती है जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती। ठीक है, ये समझ में आया? आगे वो लिखते हैं, सो इस प्रकार, ट्वाइस 5 माइल्स, यानी कि 5 माइल्स के दुगने यानी लगभग 10 माइल का, ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, यानी कि जो फर्टाइल ग्राउंड है, जो ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है, तो लगभग 10 माइल के उपजाऊ ज़मीन में विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गिर्डल्ड राउंड, तो उस 10 माइल की जो उपजाऊ ज़मीन है उसको बहुत ढेर सारे टावर्स यानी ऊंची इमारतें और वॉल्स और दीवारों से
गर्डल राउंड, घेर दिया गया। और चूंकि वो ज़मीन उपजाऊ है इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सीनस रिल्स, एंड देयर वर गार्डन्स, और वहाँ पर ढेर सारे बागीचे थे, ब्राइट जो कि चमक रहे थे, विथ सीनुअस रिल्स। सीनुअस क्या होता है, छोटी छोटी धारियाँ जो बहती हैं पानियों की, जो जल धाराएँ बहती हैं उनको सीनुअस रिल्स कहते हैं। तो उन सीनुअस रिल्स के बीच जो गार्डन है बहुत ही ज़्यादा चमकीला है, उनके बीच में जल धाराएँ बह रही हैं। और वहाँ पर क्या है, वेयर blossomed many an incense bearing tree, और जहाँ पर इंसेंस मीन्स महक, सुगंध, जहाँ पर सुगंध फैलाने वाले कई छोटे छोटे पौधे ब्लूजम मतलब उग रहे हैं। एंड और हियर वर फॉरेस्ट्स एंशियंट एज द हिल्स, और यहाँ पर बहुत ही पुराने और ऊंचे जंगल है जिस प्रकार से एक पहाड़ होता है, इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, जिनके बीच में से जो सूरज की रोशनियाँ आकर के एक स्पॉट बना रही हैं उस हरियाली पर। अब जानते हैं ढेर सारे जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं जंगलों में, वहाँ पर सूरज की रोशनी कैसे आती है, आपको देखने को मिलता होगा कि बीच में से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आती रहती है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे वो लिखते हैं, बट ओह, लेकिन अरे, दैट डीप रोमांटिक chasm with slanted down the green hill athwart a southern cover. But oh, लेकिन अरे, that deep romantic chasm with slanted down the green hill, यानी कि chasm means क्या होता है, chasm means एक खाई या दर्रा, यानी कि जो गहरी सी एक खाई है, which slanted, slanted यानी कि कटी हुई है, तिरछा होकर के कटा होना, डाउन द ग्रीन हिल, उस हरी भरी पहाड़ी के नीचे, एटवर्थ अ सैडर्न कवर, जिसके ऊपर से सैडर्न ट्री ने उसको घेर रखा है, यानी कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पर एक गहरी खाई है जो स्लैंटेड है, तिरछी कटी हुई है, और जो कि एक ग्रीन हिल पर है जिसके चारों तरफ से सैडर्न ट्री ने उसको घेर रखा है। आगे बताते हैं कि ये कैसा है, ये एक सैवेज प्लेस है। कैसा सैवेज प्लेस है, एज हॉली एंड इंचेंटेड एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाई वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। ये एक बहुत ही सैवेज प्लेस है, बहुत ही शानदार जगह है, जिस प्रकार से ये एक पवित्र भी है और ये एक डरावना जगह भी है। क्यों, एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून, ये इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर हर समय बीनीथ नीचे, अ वेनिंग मून एक ढलते हुए चांद के, यानी एक ढलते हुए चांद के नीचे, वॉज हॉन्टेड भयभीत रहती है या डराया जाता है, बाई वुमन वेलिंग एक स्त्री के रोने के लिए या रोती हुई स्त्री के, फॉर हर डेमन लवर अपने डेमन लवर के लिए। मतलब इसका क्या हुआ आप समझिए, अब कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेस है हमको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है कि हर समय ढलते हुए चांद के नीचे एक कोई भी स्त्री बैठ करके अपने बेवफा आशिक के लिए रोती होगी। ये इतना खूबसूरत जगह है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग थोड़ा ऐसे होते हैं, रोमांटिक टाइप के होते हैं, जो प्यार में धोखे खाए होते हैं, उनको ऐसा ही कोई जगह चाहिए होता है जहाँ पर कोई सीनरी बहुत ही अच्छी हो और वहाँ पर बैठ करके वो अपने आशिक को याद कर सकें। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सीन इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही सैवेज प्लेस है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर रात के समय में कोई एक स्त्री आती होगी जो अपने प्रेमी को याद करके उसके लिए आंसू बहाती होगी, अपने प्रेमी को याद करती होगी कि वो बहुत ही धोखेबाज निकला। डेमन लवर, डेमन मतलब बुरा लवर यानी धोखेबाज, जो धोखेबाज लवर निकला, बेवफा आशिक निकला। ठीक है, आगे वो लिखते हैं, एंड फ्रॉम दिस चैज़म विथ सीजलेस टर्मोइल सीडिंग। चैज़म मीन्स अभी मैंने बताया दर्रा, सीजलेस मतलब लगातार लगातार, सीडिंग मतलब होता है गुस्सा, टर्मोइल मतलब होता है आवाज़। यानी ये जो कटी हुई यहाँ पर चैज़म है, यानी वो कटा हुआ दर्रा है, जो खाई है, इस पर आकर के पानी लड़ रहा है, तो उस पानी के लड़ने की जो आवाज़ है वो लगातार और उग्र होती जा रही है और तेज सुनाई पड़ रही है। और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है
एज इफ दिस अर्थ इज पास, इसको हटाना पड़ेगा, हाँ, एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंस वर ब्रीदिंग। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये इतनी तेज से आकर लड़ रहा है कि आवाज हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे, एज इफ, जैसे, दिस अर्थ, इस पृथ्वी, इन, ने, फास्ट थिक पैंस, तेज सांसें चल रही हो, हाफ रही हो, वर ब्रीदिंग, सांसों में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्मोइल है, यानी कि जो आवाज़ है लगातार आकर के लड़ रही है इस चैज़म से, इस दर्रे से, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पृथ्वी है वो जोर जोर से सांसें ले रही हो और हाफ रही हो। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। और जैसे ही आकर के उस दर्रे से पानी लड़ता है तो उसमें से, उसकी फोर्स की वजह से एक फव्वारा सा उठता है ऊपर की ओर। आपने अगर बीचेस देखी होंगी या फिर आपने ऐसी कोई जगह देखी हो जहाँ पर पानी की लहरें आकर के लड़ती हैं, तो लड़ने के बाद वो एकदम से ऊपर उछलती हैं, तो वो एक फाउंटेन की तरह दिखता है। तो यही यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज जो बता रहे हैं कि जब पानी जो है वो दर्रे से लड़ता है और ऊपर की ओर उठता है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फोर्स के साथ में कोई फव्वारा ऊपर उठ रहा है। वो आगे लिखते हैं, एमिड whose swift half intermittent burst, मतलब बीच में, जिसके बीच में ऐसा लग रहा है हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट, यानी कि जो पानी है वो हाफ इंटरमीडिएट है, मतलब वो कभी आता है कभी रुकता है, आता है रुकता है, वो लगातार नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से पानी की लहरें उठती है और नीचे होती हैं, उसी प्रकार से पानी आकर के लड़ता है। जितनी तेज से पानी लड़ता है उतनी तेज से फाउंटेन ऊपर उठता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि फाउंटेन जो ऊपर उठा वो लगातार नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे कभी आता है फिर रुकता है, फिर आता है फिर रुकता है। ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंड हेल। और जो उसके पानी के लड़ने के बाद जब वो ऊपर उठता है तो उसके बड़े बड़े टुकड़े वॉल्टेड गोल गोल हो जाते हैं, जिस प्रकार से ओले पड़ते हैं उसी साइज के हो जाते हैं। आप कभी ग्लास में पानी भरिए और उसको ऊपर उछालिए, तो जब ऊपर उछालेंगे तो पानी अलग अलग हिस्सों में बँट जाता है, कुछ हिस्से जुड़े होते हैं, कुछ हिस्से अलग भी हो जाते हैं ऊपर उड़ते हुए। उसको देखिए वो अपने एक अलग ही शेप में हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब पानी लड़ता है उस दर्रे से, वो ऊपर की ओर उठता है फाउंटेन में, उन फाउंटेन्स में जो उसके अलग अलग बूंदें अलग हो जाती हैं वो गोल हो जाती हैं। वो इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि हेल, यानी कि जो ओले पड़ते हैं उसके कुछ टुकड़े उड़ रहे हैं हवा में। आगे लिखते हैं, और चैफी ग्रेन्स बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। या फिर इस प्रकार से बिखर जाते हैं जिस प्रकार से किसी फील्ड में जो थ्रेसर होता है, थ्रेसर यानी कि कोई भी अनाज जैसे गेहूं को हम काट लिए, वो पूरा पौधे में लगा हुआ है तो उसको थ्रेस किया जाता है थ्रेसर से। थ्रेसर से यानी उसको अनाज को अलग किया जाता है, तो अनाज को पीटा जाता है, ठीक है। तो कभी जब पीटने पर अनाज बिखर जाते हैं इधर उधर, तो उसी प्रकार से उसका जो पानी का टुकड़ा है, जो अलग अलग उसके फ्रेगमेंट्स हैं, वो भी बिखर जाते हैं। आगे लिखते हैं, एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। और इसी के बीच में ये जो इसमें पत्थर में आकर के पानी टकराता है, इसी को यहाँ पर डांसिंग रॉक्स कहा गया है। वो कभी अचानक से, यानी कि अचानक से इसमें से पानी टकराता है, एंड फ्लंग अप मोमेंटली, और मोमेंट के साथ फ्लंग अप यानी ऊपर की ओर उड़ता है, द सैक्रेड रिवर, उस सैक्रेड रिवर का पानी, यानी कि पानी आकर के टकराता है बीच बीच में एट वंस यानी अचानक से, और वो हमेशा ऊपर की ओर उड़ता है उस सैक्रेड रिवर से। आगे लिखते हैं, 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale, the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man। यानी कि फिर इसी तरह से ये 5 मील चलने के बाद, 5 मील मैंडर करने के बाद, यानी 5 मील घूमने के बाद, चलने के बाद, विथ अ मेजी मोशन, जिगजैग मोशन या फिर लेजी मोशन में, थ्रू वुड एंड डेल यानी जंगलों और खेतों से होते हुए, द सैक्रेड रिवर ये पवित्र नदी, देन रीच्ड फिर पहुंच जाती है, द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन
उन गुफाओं के थ्रू, उन गुफाओं की तरफ या उन दर्रों की तरफ जो कि एक इंसान के द्वारा नापा जाना मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो लिखते हैं एंड और सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन। ट्यूमल्ट मीन्स होता है आवाज करना। तो एंड सैंक और फिर गिर जाती हैं इन ट्यूमल्ट अपने ही आवाज करते हुए टू अ लाइफलेस ओशन एक महासागर में। एंड और मिड दिस ट्यूमल्ट यानी कि इस ट्यूमल्ट के इस आवाज को कुबला हर्ट फार फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसाइंग वॉर। और जो ये आवाज़ है यानी इसके समुद्र में गिरने की जो आवाज़ है, वो आवाज़ जब कुबला खान सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके जो पूर्वज हैं वो आने वाले वार के बारे में उसको चेतावनी दे रहे हो या समझा रहे हो। ठीक है, प्रोफेसाइज मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना या पहले से किसी चीज़ के बारे में बताना। द शैडो ऑफ द डूम ऑफ प्लीजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब जो डूम बना है, जो महल बना है, उसकी जो परछाई है, चूँकि वो नदी के किनारे बना है तो उसकी परछाई नदी में हमको दिखती है, तैरती हुई दिखती है उन वेव्स में। वेयर वी हर्ड द मिंगल्ड मीजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। और उस जगह पर हम एक साथ जो फाउंटेन उठता है और जो गुफाएं हैं उनके पास से जब नदियाँ गुजरती हैं तो जो उनसे आवाज़ होता है, उन दोनों को एक साथ मिंगल्ड मीजर एक साथ ही सुन सकते हैं। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लीजर डूम विथ केव ऑफ आइस। यानी कि ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है। रेयर चीज़ है मतलब ये बहुत ही मुश्किल से ही हमको ऐसा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको एक मिरेकल कहा गया है। ये एक जादुई ही प्रकार है जहाँ पर डूम में यानी कि जो महल बना है उस पर एक तरफ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यानी कि एक तरफ तो गर्माहट है और उसके दूसरे साइड में जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ केव्स ऑफ आइस हैं, यानी कि बर्फ की गुफाएं हैं। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें इन्होंने सपने में देखी थी। आप ये मत सोचिएगा कि ये सारी चीज़ें रियल है, ये सब चीज़ें रियल इंसिडेंट से बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इन्होंने सपने में देखा था, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सपने में तो कुछ भी हो सकता है, तो उसी प्रकार ऐसा भी है कि एक तरफ खूब तेज़ से रोशनी आ रही है इनके महल पे और वहीं दूसरी साइड ढेर सारी गुफाएं जो कि बर्फ़ से बनी हुई हैं। आगे वो लिखते हैं अ डैम्सल विथ द क्लाइमर। डैम्सल यानी कि एक लेडी, एक गर्ल, विथ द क्लाइमर। द क्लाइमर यानी कि जो भी ऐसा कोई वाद्य यंत्र, संगीत में जो वाद्य यंत्र होते हैं, ऐसा कोई यंत्र जिसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, है ना, जिसमें तार लगे होते हैं, उसको हम डिल्साइमर या डिल्काइमर कहते हैं। आगे वो लिखते हैं अ डेमसल विथ अ डिल्साइमर। डैमसल या डैमसल मीन्स एक कोई लेडी, विथ अ डिल्साइमर। डिल्साइमर यानी कि कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। इन अ विजन वंस आई सॉ। एक सपने के दृश्य में मैंने देखा। इट वॉज एबिसिनियन मेड। एबिसिनियन मेड यानी एबिसिनियन गर्ल्स। एबिसिनियन गर्ल्स किसको कहते हैं? जो गर्ल्स यूथोपिया की होती हैं। यूथोपिया एक कंट्री है तो वहाँ की गर्ल्स को एबिसिनियन गर्ल्स कहा जाता है। तो इन्होंने एक सपने में देखा कि एक यूथोपियन गर्ल अपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एंड ऑन हर डिल्साइमर शी प्लेड, वो अपने वाद्य यंत्र में बजा रही थी कुछ, सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और माउंट एबोरा के बारे में वो गा रही थी। आगे वो लिखते हैं कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। कि काश मैं ऐसा कर पाता कि मैं उसके सिम्फनी और उसके सॉन्ग्स को, उसके गानों को और उसके म्यूज़िक को मैं रिवाइव कर पाता, याद कर पाता खुद में। टू सच अ डीप डिलाइट टूवर्ड नहीं
टू सच अ डीप डिलाइटेड वुड विन मी। और उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो सिंगिंग था वो बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा डीप था, जो मुझे जीत लेता। दैट विथ म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। और अगर मैं उस गाने को याद कर पाता तो वो गाना इतना अच्छा था कि मैं उसी के सहारे उस डूम को, उस महल को हवा में ही बना देता। दैट सनी डूम, दोज केव्स ऑफ आइज, उस सूरज में चमकते हुए गुंबज को और उन केव्स ऑफ आइस यानी कि बर्फ की गुफाओं को, इन सबको मैं हवा में बना देता। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और उन सभी ने, जिसने भी उसके सॉन्ग्स सुने, वो सभी वहाँ देखते, जो मैं वो कारीगरी करता, जो मैं बनाता, वो सभी वहाँ पर देखते। एंड ऑल शुड क्राई, और सभी चिल्लाते, बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग हेयर। और वहाँ पर सभी चिल्लाते कि उसकी चमकती हुई आँखों से और उसके उड़ते हुए बालों से बिवेयर बिवेयर, सावधान रहो सावधान रहो। अब जो लास्ट की 4 लाइन्स हैं, इसमें ये किसकी बात करते हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो सुनने वाली है। लिखते हैं वीव अ सर्किल राउंड हिम थ्राइस, उसके आसपास एक गोला बनाओ 3 बार, एक गोला बनाओ उसके आसपास में 3 बार। एंड क्लोज योर आइज विथ हॉली ड्रेड, और अपनी आँखें उसके सम्मान के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ पर हॉली ड्रेड यानी कि हॉली मीन्स पवित्र और ड्रेड मीन्स भयभीत, तो यानी पवित्रता से भयभीत होना, यानी किसी को सम्मान देकर डर जाना या हट जाना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उसके सम्मान में उसके पास में उसके चारों तरफ 1 बार गोले बनाओ, और यानी कि एक बड़ा सा सर्कल 3 बार बनाओ और उसके सम्मान में आंखें बंद कर लो या हट जाओ। फॉर ही, क्योंकि वो क्या है, वो कैसा है। ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, हनी ड्यू मीन्स फूड ऑफ गॉड, क्योंकि उसने फूड ऑफ गॉड खाया हुआ है या फूड ऑफ गॉड उसने लिया है। एंड ड्रंक, और पिया है द मिल्क ऑफ पैराडाइज, जो हेवन का मिल्क है उसको पिया है। अब यहाँ पर एक किस रेफरेंस में कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका कोई भी आसपास में अता पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आपके सजेशंस का वेलकम है, मैं उसको बहुत ही ध्यान से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।